नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त। तो वैकेशन पर आने के बाद में मैंने घर के कुछ काम किए जो कि ज़रूरी थे। तो सबसे पहले तो मैंने देखिए ये अपनी कारपेट को क्लीन किया अच्छे से और क्लीन करने के बाद में इस तरीके से उसको पैक करके रख दिया है। बीच वाले पोर्शन पर भी मैं थोड़ा-सा फैब्रिक लगा करके उसको बाँध दूँगी जिससे कि इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट वग़ैरह ना पड़े। तो इसको अब स्टोर करके रखना है। मंडे को आने के बाद में मैंने लॉन्ड्री का काम किया था और जितने भी अपने सोफ़ा थ्रो रनर वगैरह थे उनको भी मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करके और मैंने इनको पैक करके अभी यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू ही हुई हैं और इतने सोफ़ा थ्रो वगैरह की ज़रूरत अभी लग नहीं रही है। इस करके मैंने उनको भी उठा कर के रख दिया है। बेड पर हल्की-हल्की बेडशीट्स बिछाने में लाइट कलर की बेडशीट और थ्रो वगैरह बिछाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने बेड को भी सेट कर दिया है। और लगे हाथ काफ़ी दिनों से ये मैंने दिया हुआ था अपने ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो आज सुबह-सुबह मेरे जो कंफर्टर थे वो भी ड्राई क्लीन हो कर के आ गए थे। इनको मैंने निकाल कर के पैकिंग में से और अब इसको अपनी जगह पर यहाँ पर स्टोर करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने ये हाथ का बनाया हुआ बैग है जिसके अंदर मैं जितने भी कंफर्टर ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उनको रखती हूँ। ये पतले वाले जो एसी क्विल्ट वगैरह जो होती हैं उनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब इनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वेदर के हिसाब से बार-बार मेरी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उनको निकालना, सहेज करके रखना, स्टोर करना, साफ़-सफ़ाई करना, ये हमेशा ही रहता है काम। तो ये सब करने के बाद में डेली की डस्टिंग वगैरह तो देखिए डेली ही होती है, लेकिन 2-3 दिन घर पे ना रहने की वजह से टेबल वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जम गई थी, जो कि बहुत देखने में ख़राब लग रही थी। तो ये तो डेली का ही काम है, लेकिन जब भी डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ, जिससे थोड़ा डेकोर भी घर भी वही घर थोड़ा-सा सुंदर लगता है। तो डाइनिंग टेबल को चेंज करने के बाद में कॉफ़ी टेबल की बारी थी। यहाँ पर भी बहुत ही मिनिमल सा डेकोर कर दिया जो कि अच्छा लग रहा है। मंथली क्लीनिंग में मेरी वॉशिंग मशीन को डीस्केल करने का काम भी रहता है। तो उसके लिए मैं ये आईएफबी का एक डीस्केल पाउडर आता है, इसको मैं मशीन के अंदर भी देखिए थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर डालती हूँ, थोड़ा टब के अंदर डालती हूँ और थोड़ा-सा डालती हूँ ये रबड़ को हटाने के बाद में, जिससे कि यहाँ पर भी अच्छे से डीस्केल हो जाए। और जो मेरी टब क्लीनिंग वाली साइकिल है उसके ऊपर लगा करके मैं इसको ऑन कर देती हूँ, तो मेरा ये काफ़ी अच्छे से टब क्लीन हो जाता है। उसके बाद की क्लीनिंग तो जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपके साथ में अलग से शेयर कर चुकी हूँ, जैसे मशीन की जो भी मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए ये सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद में, सारी साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने जो झाड़ू पोछे का काम रहता है वो भी कर दिया। और उसके बाद में किचन की बारी थी, तो किचन का थोड़ा-सा ब्रेक लेने के बाद में मैंने किचन की कुछ चीज़ों को क्लीन किया, जिसमें कि ये मसाला डब्बा जो होते हैं आप देखिए रोज़ाना इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये थोड़े-थोड़े से गंदे ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मसाले बिखर जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो इनको मैंने सभी को अच्छे से वॉश किया और धूप में सूखने के लिए दिया था। जब धूप में अच्छे से ड्राई हो गया, इससे इसके बैक्टीरिया तो ख़त्म हो ही जाते हैं। सनलाइट में अगर आप किसी भी चीज़ को सुखाते हैं तो वो स्टरलाइज़ भी हो ही जाती है। तो मैंने ये डब्बे वॉश करके इसके अंदर वापस से मसाले भर दिए और अभी देखिए कितना अच्छा और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मेरे मसाले डब्बा लग रहे हैं। चिमनी के ऊपर वाले पोर्शन को अगर एक दिन भी साफ़ ना करो तो इसके ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट और ग्रीस जमा हो जाता है। तो इसको रेगुलर बेसिस पर मैं तो क्लीन करती हूँ, लेकिन जाने की वजह से 2-3 दिन इसकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदी हो रही है। डस्ट वगैरह भी आ गई है, कुछ ग्रीस भी इसके ऊपर लगी हुई थी। तो जो नॉर्मल मेरा ग्लास क्लीनर होता है उसकी हेल्प से मैंने क्लीन कर दिया और ग्रीस क्लीनर की हेल्प से मैंने इसको ग्रीस को क्लीन किया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जितनी भी टाइल्स हैं मेरे किचन में लगी हुई, किचन की टाइल्स को भी मैं वीकली, वैसे तो डेली बेसिस पर यहाँ की जो टाइल्स हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन वीकली बेसिस पर भी मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ। अब देखिए घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, किसी न किसी काम की तरफ निगाह छूट ही जाती है।
तो ये मुझे कई दिनों से खटक रही थी। मेरी ये लाइट जो थी ये निकल गई थी कई दिनों पहले, तो इसको मैं रोज़ सोच रही थी कि आज करूँगी, आज करूँगी। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तो इसको मैं जो लगा रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ, इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि आपने ये किचन में लाइट किस तरीके से लगाई। तो इसके ऊपर ग्लू ऑलरेडी लगा हुआ होता है मार्केट से जब लेकर के आते हैं लाइट को, लेकिन ये काफ़ी पुरानी लाइट है मेरी, तो इसका ग्लू ख़राब हो चुका है। तो मैंने क्या किया, हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसको मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। तो ये अच्छे से स्टिक हो गई है। और इसका जो कनेक्टर होता है, यानी कि इसका जो अडेप्टर होता है, उसको मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से और मास्किंग टेप की हेल्प से स्टाइल के बैक साइड में इस तरीके से लगा दिया है। काफ़ी सालों से ये यहाँ पर इसी तरीके से लगी है और अच्छे से काम कर रही है, निकलता नहीं है। लेकिन अब चूँकि काफ़ी पुराना हो गया था तो ये निकल गया था। बहरहाल मैंने इसको फिक्स कर दिया है और मेरी लाइट फिर से चल गई है। किचन में थोड़ी सी सावधानी हटने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आटा निकालने के चक्कर में ये थोड़ा सा आटा गिर गया था मुझसे, तो उसको हटाना ज़रूरी था। तो सुबह तो मैं जल्दी नहीं कर पाई थी, अभी बारी थी इसको साफ़ करने की। उसके लिए देखिए मैंने सारा सामान यहाँ से निकाल करके इसको भी साफ़ कर दिया, जितने कंटेनर वगैरह थे। और मैंने इसके नीचे लाइनर बिछाया हुआ है, शेल्फ़ लाइनर, जिसके ऊपर ये सारा आटा आ गया और मेरी थोड़ी मेहनत आधी से भी कम हुई है। मैंने बस ये लाइनर हटाए, इनको गीले कपड़े से पोंछा, सूखे कपड़े से पोंछा। और ये जो पोर्शन है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। पहले ब्रश से साफ़ किया था, फिर गीले कपड़े से और उसके बाद में सूखे कपड़े से। इसके बाद में मैंने लाइनर लगा करके वापस से इस सामान को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब इस आटे को मैं फेंकूंगी तो नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ी सी शुगर इसके अंदर मिक्स की और ये एक पाउडर बन गया है आटा और शुगर का। इसे मैं चींटियों को डाल दूंगी जिससे कि ये वेस्ट होने से भी बच जाएगा। दोस्तों यूँ तो हम अपने घर की सफाई रेगुलर बेसिस पर करते ही रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो एक माइंडसेट रहता है कि घर 2-3 दिन से बंद पड़ा है और उसमें अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है, तो हम वो तो करते ही हैं लगे हाथ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी क्लीन करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस में करना रह जाता है या फिर छूट जाता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की क्योंकि क्लीनिंग तो मैंने काफ़ी की, लेकिन उन सभी चीज़ों को ऐड करना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। ये एक क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो था जिससे कि आप सबको भी मोटिवेशन मिल सके कि अगर आप भी क्लीनिंग का एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, तो ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग जो है घर के हर कोने की, अगर हम डेली बेसिस पर करते रहते हैं तो घर में काफ़ी सफाई रहती है, साथ ही साथ घर ऑर्गेनाइज भी रहता है। अब आ जाते हैं हम अपने अमृतसर और पठानकोट डलहौजी वाली शॉपिंग हॉल पर। तो उसके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अमृतसर या वहां पर कहीं पर भी कुछ अमृतसर में स्पेशली मैं बोलूँगी, कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो कि मोहाली या चंडीगढ़ में ना मिलता हो। तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पर मिल ही जाती हैं, लेकिन एज अ मेमोरी मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट की जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, छोटा सा ही है और आपके साथ में शेयर करना तो बनता ही है वहाँ की स्पेशल चीज़ें। तो अमृतसर में पंजाबी जूती बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो मैंने भी सोचा चलो एक तो ले ही लेती हूँ। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी जूतीज़ हैं, लेकिन मैंने एक ये जूती और ली है यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर थी, काफ़ी सस्ती थी। मैंने एक ली है सिर्फ। अन्वेषा को मैंने काफ़ी बोला कुछ लेने के लिए, लेकिन अन्वेषा ने कुछ भी नहीं लिया, तो मैंने अपने लिए एक ये जूती ली है जो कि ओनली 300 रुपीज़ में मुझे मिली। और ये वाली जूती ना मैंने वहाँ पर पहनी भी थी एक डे 2 में, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके बाद में छोटे से ईयररिंग लिए मैंने, ये सिल्वर चंक ज्वेलरी। हालांकि चंक ज्वेलरी ये जो है ये आपको चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर मुझे अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग चाहिए था जो मैं लेकर के जाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने ये ली हैं। बहुत ही प्यारी सी वहीं की शॉपिंग जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहूँ या फिर वो पूरी ऐसी ही मार्केट ही, वहाँ से लिया है ओनली 50 रुपीज़ में। अमृतसर से मैंने दुपट्टा लिया है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इस तरीके का ये फुलकारी दुपट्टा है और ये नया पैटर्न है। अब तो बहुत सारे दुपट्टे आ गए हैं फुलकारी पैटर्न में। जो ट्रेडिशनल फुलकारी दुपट्टे होते हैं वो उस टाइप के अभी थोड़े से वैसे आउटडेटेड तो कभी भी नहीं होती फुलकारी, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा इस टाइप में चूज़ किया, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा।
ये आर्ट सिल्क का कपड़ा है, उसके ऊपर इस तरीके से पूरे हैंडमेड काम किया हुआ है। ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है वुल थ्रेड से, या फिर ये कॉटन थ्रेड है, कौन सा थ्रेड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एम्ब्रॉयडरी पूरी की हुई है, साथ में सीक्वेंस दिए हैं और यहाँ पर पूरे में पोम पोम लेस लगी है। तो इसको मैं अपने किसी सूट के ऊपर पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये देखिए ऐसा लग रहा है कुछ। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये शॉपिंग जो की है वो की है डलहौजी पठानकोट के बॉर्डर पर, जहाँ पर हम रुके हुए थे। वहाँ से डलहौजी के लिए एक रास्ता जा रहा था और दूसरा रास्ता था पठानकोट। वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर, मतलब 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। तो हम ऐसी जगह पर रुके थे, हम गूगल मैप कर कर के ही पहुँचे थे। एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता था कि वो कौन सी जगह है। और वहाँ पर एक लकड़ी की शॉप थी बहुत बड़ी, वहाँ पर इतना सामान था, पूरा लकड़ी का बैम्बू फर्नीचर और बहुत सारी सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी। वहाँ मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था। तो वहाँ से मैंने क्या लिया, वहाँ से मैंने ली है एक चौकी। और आप ये चौकी देखिए कितनी खूबसूरत है। ये कुछ इस तरीके से है, ये साइड में इस तरीके से, और इसके ये वो है। आपको अगर मेरे व्लॉग अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि मैंने नवरात्रि से पहले एक चौकी ऑर्डर की थी। तो वो चौकी मैंने मंगाई तो कुछ और थी और मुझे रिसीव कुछ और हुई, तो वो मैंने रिटर्न करी। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया, फिर सेम वही मुझे मिल गई, तो फिर वो मैंने फाइनली रिटर्न ही कर दी। अब मैं चौकी ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे ये जब दिख गई अचानक से तो मुझे बहुत पसंद आई। और सेम इसी तरीके की चौकी मैंने किसी वेबसाइट पर देखी थी। ये काफ़ी महंगी थी, लगभग 3500 रुपये की थी उस वेबसाइट पर, लेकिन ये मुझे बहुत बहुत सस्ती मिली है। ये मुझे 1600 में मिली है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके ऊपर वाइट पेंट है, वाइट पेंट के ऊपर ये कलरफुल पेंट किया है, हैंड पेंट है ये। और हैंड पेंटेड होने के साथ में ये 3D आउटलाइनर होता है ना, उससे कुछ ये डिजाइनिंग की हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, कलरफुल सी। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।